लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। रांची से अनुपम भारती हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार अनुपम जी, सवाल पूछें। नमस्कार मैडम जी। मैं रांची से बोल रहा हूँ और मैं झारखंड गवर्नमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हूँ, स्टेट लेवल पे टेक्निकल एक्सपर्ट। और मेरी एनुअल इनकम है 6 लाख रुपीज पर एनम। और इसमें मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने लगभग 70 से 75,000 पर एनम का डिफरेंट एलआईसी पॉलिसी, जैसे जीवन सरल 40,000 का जो मैंने इस साल शुरू किया है, फिर एक 12,000 का जीवन सरल मैंने वो लगभग 6 साल पहले लिया था, और HDFC लाइफ का एक 18,000 का वही वाली पॉलिसी लिया है। इसके अलावा मतलब 80,000 के आसपास मैंने पॉलिसी ली। इसके अलावा मेरे मेडिकल का 15,000 का एक LIC का जो पॉलिसी आता है, उसका मैं नाम अभी नहीं बता सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास मैडम 3.5 to 4 लाख के आसपास का शेयर है। इसमें टाटा स्टील, HDFC, रिलायंस, कोल इंडिया, बॉम्बे डाइंग, PTC का है, लेकिन उसकी रेट सभी सही नहीं है। इसमें से 2-3 शेयर मेरे 3 years ओल्ड है। इसके अलावा मैडम मैं बोलना चाहता हूँ कि हाउसिंग लोन जो है, एक मैंने घर लिया था 2006 में, जिसका मेरा हाउसिंग लोन अभी 11,000 चल रहा है, लेकिन उसमें से मैंने उस घर को रेंट पे दिया हुआ है। वो घर जो है उसमें 5600 मेरे को वो रिटर्न आ जाता है। और एक घर मैंने और अभी दिल्ली में अपने भाई के साथ ज्वाइंट अकाउंट में ICICI बैंक से लोन लेके बुक कराया है। उसमें लगभग 15,000 हम लोगों ने पे कर दिया है। वो मेरा प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसमें चूंकि मेरे भाई का ऑलरेडी वहाँ पे घर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि मेरा म्यूचुअल फंड था जो टैक्स बेनिफिट के मैंने लिया था, इसमें जैसे मैंने रीडिंग करा लिया, और सिर्फ मेरा एक लमसम 30,000 का म्यूचुअल वो है जो ऑलरेडी वो मैंने अभी रिडीम नहीं करा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैडम ये मेरा पोर्टफोलियो तो इसे कहूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ सजेस्ट कर सके कि मेरी एज जो है 40 ईयर्स है और मेरी वाइफ जो है PNB में मैनेजर है। जरूर जरूर, आपने जितनी भी डिटेल्स हमें दी है उसमें आपके गोल्स मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगी। आपको 30 लाख रुपए चाहिए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, 40 लाख रुपए चाहिए शादी के लिए, और 70 लाख रुपए चाहिए आपको रिटायरमेंट के बाद। तो मुझे ये बताएं कि जो बेटी की पढ़ाई और शादी का गोल है, ये रकम आपको कितने सालों के बाद चाहिए होगी अनुपम जी? पढ़ाई वाला जो है मैडम वो मुझे चाहिए 10 साल के बाद, और शादी के 15 ईयर्स के बाद। और रिटायरमेंट? रिटायरमेंट 60 ईयर्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। और साथ ही मेरे ख्याल से आपने मेल में ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में हैं, क्या ऐसी कोई स्थिति है? हाँ, लेकिन वो मैं पिछले 12 ईयर से जॉब कर रहा हूँ, और चूंकि पहले मैं कंपनीज वगैरह में काम करता था, लेकिन और कुछ पर्सनल रीजन चलते मैं रांची में अभी जॉब कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट बेस, चूंकि मैं घर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई बैकअप जॉब है आपके पास? मैडम कोई बैकअप जॉब, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अच्छा नहीं, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोजेक्ट है जो 2037 तक वो है। चलिए समझ गए हैं यहाँ पे अनुपम जी आपका सवाल, और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर अब बढ़ते हैं। तो हर्ष, जैसे कि क्लियरली हमने सुना है यहाँ पर इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट, जैसा कि ये खुद भी मान रहे हैं, शायद इन्होंने इंश्योरेंस में ही की है, जो अमूमन हम अपने दर्शकों को कहते ही हैं कि आपको इंश्योरेंस में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इंश्योरेंस प्योरली कवर की तरह, एक सिक्योर कवर की तरह, आपको प्रोटेक्शन की तरह लेना चाहिए। 80,000 रुपीज इनका सालाना मेरे ख्याल से इंश्योरेंस पे जा रहा है। बाकी इन्होंने कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। गोल्स को ध्यान में रखते हुए किस तरह की निवेश रणनीति आप इनको सुझाएंगे? अनुपम जी, एक्चुअली सबसे अच्छा काम आपने ये जो किया है कि अब आप ये सलाह ले रहे हैं। Exactly. अगर पहले लेते तो शायद थोड़ी गलतियों से बच जाते, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये मतलब whatever is wrong ये इसमें दिखता है। करेक्ट, एक जैसा कविता ने अभी कहा कि आप 80,000 रुपए दे रहे हैं इंश्योरेंस के, लेकिन इंश्योरेंस आपका पूरा नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आपने बताए हैं उसमें किसी में भी अच्छा इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार में प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी हैं। इवन जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है, वो आपने वो यूनिट वाली पॉलिसी ली है LIC की, आपको शायद नाम नहीं ध्यान है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज कॉल्ड LIC हेल्थ प्लस। वो आपको इवन मेडिकल के टाइम वो इट इज अ बेनिफिट्स पॉलिसी इन द सेंस कि अगर पर्टिकुलर टाइप का सर्जरी होता है तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। हर बीमारी के लिए कॉस्ट रीइंबर्समेंट नहीं है उसमें। तो
इंश्योरेंस की तो प्लानिंग आपकी बिल्कुल वॉन्की है, जो प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छा नहीं मिलता। बिल्कुल। दूसरा, आपने बाकी सारा पैसा न सिर्फ आज का पैसा, फ्यूचर का भी पैसा आपने रियल एस्टेट में झोंक दिया है। चाहे वो दूसरा घर हो दिल्ली का, शायद एक दुकान भी इन्होंने खरीदी है, उसके सामने लोन ले लिया, यानी नॉट जस्ट आज का पैसा, फ्यूचर में भी देते रहना पड़ेगा। अब आप तो खैर काफी कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते रहेगा, लेकिन आपने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुना है जिसमें रिटर्न्स कोई इतने ओवर लॉन्ग टर्म इतना कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, लेकिन हर चीज की तरह बैलेंस होना चाहिए। आपके रिटर्न, आपका पोर्टफोलियो जैसे कि आपने कहा उसमें है इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, बाकी सब कुछ रियल एस्टेट, नॉट जस्ट आज, इवन फ्यूचर का सारा कैश फ्लो उसमें झोंका हुआ है आपका। तो मेरे ख्याल से बहुत ही लॉपसाइडेड पोर्टफोलियो है। क्लियरली इक्विटी आपने कर रखे हैं 3.5-4 लाख के शेयर, अच्छे और अच्छे शेयर्स बताए मेरे ख्याल से, जो भी मैंने सुने, सिलेक्शन अच्छा है। लेकिन और एक कुछ आपके म्यूचुअल फंड्स भी हैं। एक आम आदमी के लिए जो कि ट्रेडर नहीं है, हम लोग हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपना इक्विटी एक्सपोजर सिस्टमैटिक तरीके से म्यूचुअल फंड के थ्रू लें, क्योंकि आम आदमी नॉर्मली सिलेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से। करना है तो आप ब्लू चिप सिलेक्ट करिए, शायद वही किया है आपने, विच इज ओके, सो दैट इज नॉट सच अ बैड स्ट्रेटेजी। अब क्या करना है फ्यूचर में? सबसे पहले प्लीज अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो चेक करवाइए, इनफ प्रोटेक्शन करिए। प्रायोरिटी 1, इन्वेस्टमेंट होते रहेगा, सबसे पहले सुरक्षा करवाइए, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे आपकी लाइफ के लिए हो, चाहे डिसेबिलिटी के लिए हो, तीनों का कवर उसको एग्जामिन करवाइए और इनफ कवर लीजिए। और जो टॉक्सिक अगर कोई पॉलिसीज हैं तो उनको गिव अप कर दीजिए, उसमें नुकसान लगेगा लग जाने दीजिए, जो लग गया वो लग गया। डोंट थ्रो बैड मनी आफ्टर गुड, डोंट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड मनी। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। क्लियरली इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना है, रियल एस्टेट एक्सपोजर कम करना है। इतना ज्यादा सब कुछ सारे के सारे, वो जैसे कहते हैं यू पुट ऑल योर, सारे के सारे अंडे आपने एक ही बास्केट में रख दिए। एग्जैक्टली, जो बिल्कुल तो नहीं करना चाहिए हर्ष। लेकिन यहाँ पे फ्लॉज तो हमने बता दिए इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन अब ये क्या करें? इनके जो गोल्स हैं, खासतौर से बेटी की पढ़ाई, शादी और खुद के रिटायरमेंट के लिए भी जो ये जोड़ना चाहते हैं, हालांकि वो गोल भी अंडर एस्टिमेटेड है, बहुत ज्यादा, सिर्फ 70 लाख रुपए वो चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो अब किस तरह से हम इनकी मदद कर सकते हैं? अगर आप 70 लाख देखें, आप 40 के कह रहे हैं, और 70 लाख रुपए जो आज आप सोच रहे हैं, वो 20 साल बाद उसकी वैल्यू 17 लाख है, रफली 16 से 17 लाख। अगर 8% का इन्फ्लेशन पकड़े तो आप सोचे, अगर आज आप 60 साल के होते और आपके पास अगर 17 लाख रुपए होते तो क्या आप रिटायर हो सकते हैं? तो क्लियरली ये गोल एस्टिमेशन, वो चाहे फिर आपकी डॉटर की एजुकेशन हो, आपने 30 लाख कहा है, 30 लाख का वैल्यू करीबन 9.5-10 लाख है आज की। आपने डॉटर की मैरिज के लिए 40 लाख का है, उसकी आज की वैल्यू 9 लाख है। ये अगर इनफ है तो सही है। तो गोल एस्टिमेशन सही करेंगे, तो अगर आपका लक्ष्य ही सही नहीं है तो उस तक जाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए, कब भराएंगे, वो कैसे सही होगा जी। तो मेरे ख्याल से अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए, ये समझिए, सबसे पहले अपने गोल्स को समझिए, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है, एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को समझिए और उसको क्लीन अप करना बहुत जरूरी है, फिर फ्यूचर की राह बनाना। बिल्कुल। तो अनुपम जी, जैसे कि आप खुद भी अब तक समझ गए होंगे, आपको अपने पोर्टफोलियो को रीवर्क करने की जरूरत है। खासतौर से आपके जितने भी गोल्स हैं उनको एक बार फिर से रिवैम्प कीजिए। मेरे ख्याल से जहां तक आपके अमाउंट को लेकर यहाँ पर हर्ष ने भी पॉइंट आउट किया है, थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया है आपने अपने गोल्स को, रिवर्क कीजिए। और इंश्योरेंस पोर्टफोलियो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जितना हो सके इंश्योरेंस से निकल जाइए और इंश्योरेंस को केवल प्रोटेक्शन के तौर पर ही खरीदे। उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टैक्स बचाने के लिए कैसे बनाएं फाइनेंशियल प्लान, बताएंगे पीपीएफ के बारे में इस ब्रेक के बाद।